हेलो एवरीवन, नैन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का मैथ 3 का हम लोग वीडियो कोर्स जल्दी लाने वाले हैं। मैथ 3 का जो पेपर है वो सारे ब्रांचों के लिए कॉमन पेपर है। सिर्फ माइनिंग, आर्क और नॉन टेक इनको छोड़ के बाकी सारे ब्रांचों के लिए मैथ 3 का पेपर कॉमन है, यानी कि सिलेबस सेम है। तो मैथ 3 का हम लोग वीडियो कोर्स लाने वाले हैं, जो कि आपको हमारे नैन क्लासेस लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगे, जहां से आप वीडियो को परचेज कर सकेंगे। और इस बार जो हम लोग वीडियो के साथ साथ रिटन नोट्स भी लाने वाले हैं, जो कि आप इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ खरीद सकते हो, या फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बुक प्रिंट हो जाए हमारा, जो कि आपको बुक स्टोर्स में मिल जाएंगे। तो मैथमेटिक्स 3 का जो पेपर है हमारा वो स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन से। तो जानते हैं हम लोग इंटीग्रेशन क्या होता है। कोई भी फंक्शन हम लोग एफ ले लेते हैं, एफ का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को हम लोग लिखेंगे कैसे कि हम लोग एफ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो उसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो हमारा साइन है एस का, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल साइन या फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। और एफ एक्स तो हमारा जो फंक्शन है जो हम लोग लेंगे, जिस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो होगा एफ एक्स, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रैंड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड। और dx हमारा, dx क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया। dx क्या हो गया, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर किसी फंक्शन का एफ का हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना था, हम लोग क्या इस तरह से लिखेंगे, जिसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यानी कि एफ का हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन का रिव्यू कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव, यानी कि dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू 1/4 x², ठीक है। हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू 1/4 x², जिसका ग्राफ हमें दिया हुआ है और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना। तो डेरिवेटिव हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं, यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट है x बराबर 6, y बराबर 9, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हमें क्या देगा, इस पॉइंट का स्लोप देगा। उसी तरह से अगर इस पॉइंट का हम लोग डेरिवेटिव निकालें तो इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे क्या देगा, डेरिवेटिव हमें यहाँ का स्लोप देगा। फिर अगर इस पॉइंट पे हम लोग डेरिवेटिव निकालें तो डेरिवेटिव हमें इस पॉइंट का क्या देगा, स्लोप देगा। उसी तरह से ये यहाँ सारी जगह पे क्या होगा, जिस पॉइंट पे हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे उस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव क्या देगा, उस जगह का, उस पॉइंट का स्लोप देगा, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू 1/4 x²। तो अगर याद होगा तो हम लोग इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये 1/4 क्या है, कॉन्स्टेंट। x² का क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। ये कितना हो गया, 1/2 x। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2 x, ठीक है। तो डेरिवेटिव हमारा हो गया 1/2 x। तो हमने क्या बोला कि जिस पॉइंट पे हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे उस पॉइंट पे क्या देगा, डेरिवेटिव स्लोप देगा। स्लोप क्या हो जाएगा, वैल्यू हम लोग x का जहां पे पुट करेंगे डेरिवेटिव में, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या देगा, उस पॉइंट का स्लोप देगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है
y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये हम लोग कहाँ पढ़े, ये स्ट्रेट लाइन में पढ़े। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में कुछ इस तरह से होता है कि हम लोग स्लोप निकालते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का, तो क्या करते हैं, ये हो गया y2 y1 x1 x2, तो हम लोग क्या करते हैं स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, स्लोप पता चलता है। अगर हम लोग इस पॉइंट का स्लोप निकालेंगे तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, हम लोग का डिफरेंस ऑफ y क्या है 3 है और डिफरेंस ऑफ x क्या है 1 है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, स्लोप हमारा हो गया 3। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि डेरिवेटिव पे अगर हम लोग कोई भी वैल्यू x का पुट करेंगे तो वो उस वैल्यू पे उसका स्लोप देगा। ठीक है, तो हमारा डेरिवेटिव था 1/2 x, तो यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू हमारे पास है 6, ये क्या हो गया 3 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया स्लोप का वैल्यू, क्या जहाँ पे हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे वहां पे क्या देगा, वो वैल्यू ऑफ स्लोप देगा। तो ये तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रेट लाइन का स्लोप और कर्व के स्लोप में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, मतलब एक ही होता है, समान होता है। यहाँ अगर यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा। लेकिन कर्व में क्या होता है, कर्व का स्लोप वेरिएबल होता है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा y का डिफरेंस 2/1 यानी कि यहाँ पे स्लोप हो गया 2। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्लोप कर्व का वेरी कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में। तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, जिस पॉइंट का हमको स्लोप निकालना है वहां पे हम लोग छोटा सा एरिया लेके फिर हम लोग वहां का स्लोप निकालते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, उसका हम लोग सीधा उल्टा करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, हम लोग एरिया को ऐड करेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे, बड़ा एरिया को काट रहे हैं, छोटा करके हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में सारे एरिया को ऐड करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन है y बराबर fx। ठीक है, जिसका हमें ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम लोग देखें ये y बराबर fx है, तो इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो यहाँ से यहाँ का वैल्यू वो होगा y का वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ y। ठीक है, और इस पॉइंट पे वैल्यू x का क्या हो जाएगा, जो हमारा वैल्यू दिया हुआ ये a0, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ x। तो ध्यान से देखो, ये जो रेक्टेंगल है ये दिख रहा है बड़ा, लेकिन ये क्या है, बहुत ही छोटा पार्ट है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो गौर से देखो कि यहाँ पे ये क्या है, ये इसका लंबाई हो गया, ये इसका चौड़ाई हो गया। तो लंबाई क्या हो गया, y हो गया, और चौड़ाई क्या हो गया, x0 हो गया। तो y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे y हो जाएगा हमारा y इंटू fx, यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम लोग x का वैल्यू x0 है, x0 का वैल्यू हम लोग fx में पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, अगर हम लोग इस पॉइंट पे y का वैल्यू निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो x का वैल्यू होगा उसको हम लोग fx में पुट करेंगे तो वो क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग l इंटू बी यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई y इंटू x0 करेंगे तो क्या होगा, ये इसका एरिया निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, ये क्या निकल गया, इसका क्षेत्रफल। सेम इसी का जैसे अगर इस वाले रेक्टेंगल का देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, y का वैल्यू जो इसका x0 का वैल्यू, यहाँ पे x0 है तो यहाँ पे x1 ले लेते हैं, तो फिर ये y का वैल्यू हो गया x1। ठीक है, उसी तरह से fx2 होगा, fx3 होगा, fx4 होगा, चलते जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, fxn तक जाएगा। ओके, तो
हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग एक लाइन लिखते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या लिखते हैं कि एफ एक्स एन, ठीक है, एफ एक्स एन यानी कि ये क्या हो गया, वाई हो गया इंटू एक्स एन। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ठीक है, के इक्वल्स टू एन, 0 से लेके एन तक। कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने क्या देखा कि एफ एक्स एन क्या था हमारा, ये वाई था, और एक्स एन क्या है, एक्स है, यानी कि एल इंटू बी। ये हम लोग का क्या निकाल रहा था, एरिया निकाल रहा था, ठीक है। तो ये जो एक्स एन है, एक्स एन कहाँ से आया, ये वैल्यू जो हमारा एक्स का है वो एक्स एन है, ठीक है। तो इस लाइन का कहने का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे एरिया का, रेक्टेंगल का जो सारा एरिया है उसको जोड़ रहे हैं। यानी कि ये पहला वाला को भी जोड़ रहे हैं, दूसरा वाला को भी जोड़ रहे हैं, तीसरा वाला को भी, चौथा पांचवा करते करते जितना भी एन तक है सबको जोड़ रहे हैं, ठीक है। समेशन का मतलब ही होता है जोड़ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्व को पार्ट में बांट रहे हैं, उसके बाद स्लोप निकाल रहे हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं, सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ के कर्व का एरिया निकाल रहे हैं। अगर हमारे पास ये तो था इनडेफिनिट, अगर हम लोगों को डेफिनिट इंटीग्रल आ गया तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का लिमिट लगा देंगे, जैसे कि ए से बी, ए से बी, यानी कि इस रेक्टेंगल से लेकर के इस रेक्टेंगल तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एरिया हम लोग निकालेंगे। ओके, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते थे, डी बाई डी एक्स निकाल देते और इंटीग्रेशन में इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स निकालते थे। यहाँ पे ये डी बाई डी एक्स होगा, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जब हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, एफ एक्स हम लोग डिफरेंशिएशन किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग x बराबर a पे निकालेंगे तो ये क्या बताएगा हमें, यहाँ का स्लोप बताएगा, ये जो स्लोप है इसका वैल्यू बताएगा। उसी तरह से इंटीग्रेशन एफ एक्स हम लोग अगर b से c तक करेंगे तो ये क्या बताएगा, यहाँ का एरिया बताएगा, ठीक है। यानी कि ये इसको पार्ट में बांटेगा और फिर रेक्टेंगल्स का सम निकालेंगे, जैसा हम लोग पहले देखे उसी तरह से यहाँ पे क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया निकलेगा। नेक्स्ट आते हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव। यानी कि कहने का मतलब है इंटीग्रेशन का डेफिनेशन एंटी डेरिवेटिव में। यानी कि अगर हम लोग किसी फंक्शन का मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स है, इसका हम लोग डी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो मान लेते हैं कि ये डेरिवेटिव इसका एफ एक्स है, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब है कि अगर हम लोग स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो फिर से ये कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोगों को एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जिसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो फिर से पहले वाला फंक्शन आ जाए। कहने का मतलब हम लोग अगर मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो अगर हम लोग 2x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव। यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे का उल्टा। यानी कि अगर किसी फंक्शन का हम लोग एफ एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स आएगा, और फिर से अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो स्मॉल एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर एफ एक्स को हम लोग स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स आएगा, और कैपिटल एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉल एफ एक्स आएगा। सोच रहे हो कि ये सी क्या है, ठीक है।
तो सी क्या है हमारा, सी है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। सी क्या है, कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट या फिर इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक नल है, टैप है, जिसमें से पानी गिर रहा है, वो किसी स्टोरेज या फिर टंकी में भर रहा है, ठीक है। तो अगर इस नल का हम लोग रेट निकाले या फिर बोले कि डेरिवेटिव निकाले कि पानी किस रेट से गिर रहा है, तो क्या बताएगा। अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाले, इसका डिफरेंशिएशन करें, तो ये क्या हमें बताएगा कि ये किस रेट से पानी जो है भर रहा है, ठीक है। और अगर उसी रेट का हम लोग इंटीग्रेशन निकाले, इंटीग्रेशन निकाले तो हमें क्या बताएगा कि टोटल पानी जो है वो कितने देर में भर जाएगा, टोटल पानी जो है वो कितने देर में भर जाएगा। यानी कि हम लोग पहले भी देखे कि क्या देखे कि डेरिवेटिव जो है वो छोटे पार्ट्स में डील करता है, यानी कि किसी बड़े फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। और इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, छोटे पार्ट को सम करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। डेरिवेटिव में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको डिवाइड कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर रहे हैं। तो इसी लॉजिक से हम लोग देख सकते हैं कि क्या होगा अगर हम लोग सम निकालना, यानी कि पानी भर गया कितने देर में वो निकालना है, तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और पानी किस रेट से भर रहा है उसके लिए हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार एक मान लेते हैं, हम लोग के पास है 2, 2 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10, और फिर 10 को हम लोग 5 से डिवाइड कर दिए तो फिर से हमारे पास आ गया 2, ठीक है। 2 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए 10 आ गया, 10 को 5 से डिवाइड किए 2 आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड कर रहे हैं, और सॉरी डिफरेंशिएशन में डिवाइड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में जोड़ रहे हैं, यानी कि बढ़ा रहे हैं। तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग मान सकते हैं कि इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 2 को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है हमारा f(x), ठीक है। ये कोई फंक्शन है f(x), फिर ये हमारा कैपिटल f(x) है, ये स्मॉल f(x), ये है कैपिटल f(x). तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट किए तो ये फंक्शन आ गया, फिर से जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए तो ये वाला फंक्शन आ गया। तो अगर हम लोग 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 फिर डिवाइडेड 5, ये क्या हो गया, फिर से 2 ही हो गया। यानी कि अगर हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें फिर इंटीग्रेशन करें, या फिर इंटीग्रेशन करें फिर डिफरेंशिएशन करें, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन f(x) का f(x) ही रह जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे जब अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन कहने का मतलब है कुछ फंक्शन जिसमें सारे फंक्शन आ जाए, यानी कि कुछ फंक्शन के नाम जिसमें सारे फंक्शन आ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन, फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन।
तो हम लोग को क्या करना है, इन सब फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। पहला हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग एक बार डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन देख लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 हो गया, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। फिर हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर रूल, एक्स टू द पावर एन क्या था, एक्स टू द पावर एन का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता था, एन एक्स, ये हो जाता था एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है। उसी तरह से हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। ये क्या है, हमारा अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो n है इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। ये हो जाएगा 1 बाई एन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये हो गया एक्स एन माइनस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा डी बाई डी एक्स, एक्स एन कॉन्स्टेंट को अंदर रखे या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अंदर ले जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन अगर दोनों एक साथ होती है क्या हो जाएगा, फंक्शन सेम पर सेम ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स पावर एन बाई एन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये इसका इक्विवेलेंट लग रहा है कि एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ठीक है। अगर यहाँ पे एन माइनस जो इसमें प्लस कर देते हैं, फिर से ये दोनों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। अगर यहाँ पे एन प्लस 1 कर देते तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस प्लस माइनस, ये हो जाएगा फिर से एन, फिर यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1। तो ये दोनों फॉर्मूला क्या है, इक्वल, यानी कि ये फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक बार उसका डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का सेक स्क्वायर है, उसी तरह से कोटेन का माइनस कोसेक, फिर सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव का रूल के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव cos x है तो जब हम लोग cos x का डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, sin x। उसी तरह से बाकी जितने भी फॉर्मूला हैं सबका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इतने जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, क्या इसमें से ये जो इंटीग्रल है ये निकल सकता है, नहीं निकल सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम लोग यूज करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े हैं सब आपको इंटीग्रेशन निकालने के लिए सब आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का रिकॉल करते हैं कि 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, ओके। तो sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2a बाई 2। तो sin स्क्वायर x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2।
तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2 का इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा 1/2x माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x का फिर से एक 1/2 आएगा और ये कॉस 2x का साइन 2x। तो ये हमारा हो गया 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक का जितने भी आइडेंटिटी है वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग एक बार डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो ex का ax log है, ठीक है। उसी तरह से ex टू द पावर gx इक्वल्स टू ex e टू द पावर gx और फिर gx का डिफरेंशिएशन, ये चेन रूल, ठीक है। तो हम लोग देखें कि dy dx ऑफ ex क्या है ex। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर हम लोग ex का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो ex ही रह जा रहा है। सेम इसके साथ होगा इंटीग्रेशन में, ex का इंटीग्रेशन ex, बस साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा, ओके, साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट हमारा कंपलसरी है, कांस्टेंट हमेशा ही आएगा। कांस्टेंट क्या है, कंपलसरी है, वो कांस्टेंट आएगा ही आएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कांस्टेंट क्यों आता है। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्यों आता है, तो हम लोग अगर एक फंक्शन लेते हैं कि 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x इंटीग्रेशन x², ओके, ठीक है, मतलब कि x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन x²। अगर हम लोग x² प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x कांस्टेंट का 0। x² प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस कांस्टेंट का 0। तो अगर हम लोग 2x का इंटीग्रेशन करें, अगर हम लोग 2x का इंटीग्रेशन करें 2x dx का, तो क्या हमारे पास x प्लस 2 आएगा, नहीं आएगा। x प्लस 5 आएगा, नहीं आएगा। तो ये जो कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन के टाइम 0 हो जा रहा है, इस कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन में ले आते हैं वापस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कोई कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स नहीं होता, कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, ये वैल्यू वेरिएबल होता है, कोई भी वैल्यू c जो है वो ले सकता है। तो ये हमने देखा कि कांस्टेंट क्यों आता है। अगला हम लोग जानते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो dy dx ऑफ log x हो जाता है 1/x। तो एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से 1/x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, log x। एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से 1/x dx का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आना चाहिए log x। उसी तरह से कोई फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन और फिर फंक्शन है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास, log fx आना चाहिए, ठीक है। ये क्या हमारा डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सोच रहे हो कि इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग आगे बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन मेथड ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लेंगे, तब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ log x जानेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमारे पास दो रूल्स हैं इंटीग्रेशन के। पहला क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल क्या करता है कि अगर कोई फंक्शन है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, अगर कोई कांस्टेंट, इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लाई या फंक्शन के साथ, तो क्या होगा, ये जो कांस्टेंट या फिर स्केलर क्वांटिटी है ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और फिर हम लोग एफ का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट या फिर स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और फिर हम लोग एफ का इंटीग्रेशन करेंगे। ये था हमारा पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। दूसरा हमारा इंटीग्रल्स ऑफ सम एंड डिफरेंस। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ सम एंड डिफरेंस क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स, जो कि इस हिसाब से है कि या फिर एफ एक्स प्लस जी एक्स हो या फिर एफ एक्स माइनस जी एक्स हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इंडिविजुअली, अलग अलग इंडिविजुअल तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन है तो हम लोग एक बार एफ एक्स का करेंगे, फिर से एक बार जी एक्स का करेंगे। तो लास्ट हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट रूल का, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट रूल क्या था कि कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। पावर रूल क्या था कि अगर एक्स टू द पावर एन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। सम रूल हमारा क्या था कि अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो एफ का हम लोग इंडिविजुअली अलग से करेंगे, फिर जी का अलग से करेंगे। डिफरेंस रूल क्या था कि अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो एफ का अलग से करेंगे, जी का अलग से करेंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या करता है कि अगर कोई फंक्शन का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं तो क्या होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो फंक्शन आ जाए। यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 9 dx कर रहे थे, क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3y कर रहे हैं, 3 dy कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3y हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 5 dz कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5z हो जाएगा। ओके, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 6 d कर रहे हैं तो ये 7b कर रहे हैं तो ये 7p आ जाएगा। और फिर आता है वेरिएबल का इंटीग्रेशन, यानी कि एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये फिर पावर रूल आ गया। पावर रूल क्या था, n प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो ये 1 का 1 प्लस वन बाई वन, 2 बाई टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्यूब बाई 3, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, ई एक्स का ई एक्स, ई एक्स का एक्स बाई लॉग ए, लॉग एक्स का लॉग एक्स। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये हम लोग पढ़ेंगे जब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उस टाइम। कॉस एक्स का साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स।